नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश में सारे दिन चर्चा रही एक बयान की और उसके इर्द गिर्द हो रही पॉलिटिक्स की। पूरी दुनिया में गाय भले ही दूध देती है लेकिन हिंदुस्तान में वोट देती है। 70 के दशक में हरिशंकर परसाई की कटाक्ष के तौर पर लिखी गई एक लाइन है, मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों सजीव है। गौपालन एक बार फिर सियासत के केंद्र में दिखता है। बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग चाहते हैं कि चुनाव वही लड़े जो गाय पालता हो। कांग्रेस ने इस पर पलटवार में देर नहीं की। प्रस्ताव तो मंजूर है लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि गाय पालने पर मॉब लिंचिंग नहीं होगी। ये मध्य प्रदेश की हकीकत है। एक तरफ जहां कई जिलों में बाढ़ की बर्बादी साफ नजर आती है तो कोरोना की तीसरी लहर का डर भी बरकरार है। इससे निपटने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश में जुटी है, लेकिन नेताओं को इससे क्या, उन्हें मतलब है तो नए नए मुद्दों और उस पर बयानबाजी से। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने गाय को लेकर प्रदेश में एक नई बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि 25,000 से ज्यादा सरकारी वेतन पाने वालों से 500 रुपए वसूले जाने चाहिए। खेती किसानी का सामान बेचने वालों के लिए गाय पालना अनिवार्य हो। जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए भी गौपालन जरूरी है और ऐसा न करने वालों के फॉर्म चुनाव आयोग निरस्त कर दे। डंग के इस निजी विचार का न सिर्फ उनके सहयोगी मंत्री समर्थन कर रहे हैं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष भी इसे सही ठहराते हैं। जो किसान खेती क्रय विक्रय करते हैं, क्रय विक्रय तभी हो तो जब गौ माता पालें। जो 25,000 रुपये से जिनकी तनख्वाह ज़्यादा है, शासन की नौकरी करते हैं, उनसे 500 रुपये प्रतिमाह गौशाला में दिलाए जाएं। और जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ना चाहता है तो उससे गौ माता वाले उसे चुनाव लड़ने का अधिकार और उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। ये मेरी व्यक्तिगत मांग है। हर आदमी गाय पालेगा तो स्वस्थ रहेगा, दूध पिएगा और भी 4 बातें गाय से मिलती है। तो इसलिए परिवार का एक सिस्टम गांव के अंदर आपने देखा ना, गांव के अंदर ये सिस्टम था, उसके आधार पर उन्होंने बोला होगा। आज के समय की आवश्यकता है कि हम गौ को पालें और गौवंश के माध्यम से खेती करें, स्वस्थ भी रहेंगे। और देखिए, जीवन का पहला सुख निरोगी काया, तो मनुष्य को अभी तो स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश में गाय हर चुनाव में दोनों पार्टियों के लिए अहम मुद्दा रही है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये वायदा किया था, हर ग्राम पंचायत में गौशाला खोली जाएगी, चिन्हित क्षेत्रों में गौ अभ्यारण्य बनाए जाएंगे। इनके संचालन और रखरखाव के लिए सरकार अनुदान देगी। गौशाला में गोबर, उपले, गौमूत्र और अन्य वस्तुओं का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन कराया जाएगा। गौवंश संरक्षण और देखभाल के लिए अस्थायी शिविर की व्यवस्था भी की जाएगी। दुर्घटना में घायल गायों के उपचार और मृत गायों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। वैसे कांग्रेस की सरकार प्रदेश में 15 महीने तक रही। पार्टी का दावा है कि उस दौरान 1000 हाईटेक गौशालाएं शुरू की गईं। हम लोग कह रहे हैं ना, गाय हम लोग पालने को तैयार हैं। पहले बीडी शर्मा जी ये बता दें, जो मॉब लिंचिंग हुई थी वो दोबारा तो नहीं होगी, उसकी वो गारंटी ले लें। हम इस बात की गारंटी लेने को तैयार हैं कि हम इनसे ज्यादा बेहतर तरीके से गाय को पालेंगे, लेकिन हमारी जान की हिफाजत कौन करेगा। कमलनाथ जी ने जो सबसे बड़ा काम किया था कि मध्य प्रदेश में 1000 गौशालाएं बनाई थी और उसका उद्देश्य ये था कि जो सड़कों पर गौ माता रहती है उसको संरक्षण मिले, उसको स्थान मिले। तो कमलनाथ जी सरकार ने तो ये किया है। अब डंग जी भारतीय जनता पार्टी में, तो मुझे उम्मीद है कि वो अपनी बातों को शिवराज जी की सरकार से मनवाएंगे। जाहिर तौर पर दोनों पार्टियों की निगाह बहुसंख्यक वोट बैंक पर है, जिसे अपने पाले में रखने के लिए खुद को गाय हितैषी सिद्ध करने की होड़ है। अगले कुछ दिनों में प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं, जिन्हें 2023 विधानसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में गाय और गौपालन का मुद्दा उठना बहुत हैरान नहीं करता। सुधीर दंडोतिया के साथ नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। मोदी सरकार के नए मंत्री जनता के बीच आशीर्वाद लेने निकल पड़े हैं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने दतिया में मां पीताम्बरा पीठ पर मां भगवती के दर्शन किए, जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। SP सिंह बघेल ने भगवान वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया। इसके पहले
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का स्वागत किया और उसके बाद केंद्रीय मंत्री बघेल ने यात्रा का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। दतिया के बाद ये यात्रा ग्वालियर पहुंची। यहाँ भी उन्होंने लोगों से केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर संवाद किया। IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार OBC समेत सभी वर्गों के सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह ली। जन आशीर्वाद यात्रा को अपार समर्थन मिलने का दावा किया। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से हमारे सहयोगी नासिर गौरी ने बातचीत की। आशीर्वाद यात्रा का आज मैं आपके बीच में ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो गई है। एसपीएस बघेल जी हैं, वो ग्वालियर चंबल संभाग की यात्रा पे आए जन आशीर्वाद। क्या मैसेज है आशीर्वाद यात्रा का मकसद क्या है? दुनिया के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया है, उसमें उन्होंने राजनीतिक अंत्योदय किया है। तमाम ऐसी जात के लोग आजादी के बाद पहली बार मंत्री बने हैं। आप ग्वालियर चंबल संभाग में समझ सकते हो कि बघेल हर विधानसभा में, लेकिन इसके बाद मंत्री बनते हुए 70 साल लगे। ये काम मोदी जी ने किया है, तो समाज के लोग और पार्टी के लोग प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करने के लिए जन आशीर्वाद। और जब प्रधानमंत्री जी लोकसभा में अपने 27 OBC के मंत्रियों को, 11 महिलाओं को, आदिवासी 5 अल्पसंख्यक मंत्रियों का परिचय करा रहे थे, जो देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ी पंचायत है, विपक्ष ने नहीं होने दिया। तो अब सीधा रास्ता है कि हम जनता से सीधे रूबरू हैं। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा बाढ़ आई प्रभावित हुए। ऐसे में कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि आखिर बाढ़ आपदा में आपकी जन आशीर्वाद यात्रा यानी कि बीजेपी की यात्रा। जी, बाढ़ आकस्मिक है। ये प्रोग्राम पहले लग गए थे, लेकिन ग्वालियर के MP साहब ने दिल्ली में प्रयास करके जो बाढ़ नियंत्रण और पुनर्वास के मंत्री जो लोग ऑफिसर हैं, सारे लोग गांव में आकर के विजिट कर रहे हैं। जो किसानों का नुकसान हुआ है, जनहानि या धन हानि या मकान हानि या पशु हानि हुई है, मौके पर लेखपाल पटवारी जाकर के पूरा आकलन कर रहे हैं। किसान को उसका पूरा मुआवजा मिलेगा। मेरी पूरी सहानुभूति बाढ़ पीड़ित किसानों के साथ है। मेरी नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं और अपनी संवेदनशीलता का परिचय वो दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये एसपीएस बघेल जी हैं और जन आशीर्वाद यात्रा पे निकले हुए हैं और उनका कहना है कि लगातार जिस तरह से समर्थन मिल रहा है उससे जाहिर होता है कि बीजेपी की योजनाओं को लेकर लगातार जो लोग हैं वो बेहद खुश हैं और उसी के तहत उनकी आज ये यात्रा निकाली जा रही है। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और इस वक्त हमारे साथ में इस जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर दो नेत्रियां जुड़ रही हैं। कविता पांडे जी कांग्रेस पार्टी से और नेहा भगत जी भारतीय जनता पार्टी से। नेहा जी, जैसे ही यात्रा शुरू हुई तो बाढ़ की याद दिलाई गई, सियासत की बात कही गई, आरोप लगाए गए कि क्या ये समय यात्रा करने का है? देखिए, सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जन आशीर्वाद यात्रा कोई नई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में रहती है, राउंड द क्लॉक जनता के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है जिसे लाइव ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें कम से कम एक बार अपने संगठन के अंदर झांक कर देखना चाहिए। और पुनीत जी, जो अभी इंडक्शन हुआ है नए मंत्रिमंडल में मोदी जी के, उन सभी मंत्रियों की ये यात्रा पूरे देश भर में निकाली जा रही है, जिससे कि जनता के बीच में जो अभी लोकसभा और राज्यसभा में जिन बिल्स को पास कराया गया है और जिस तरीके की बाढ़ की भी परिस्थितियां बनी हैं, तो हर चीज को लेकर जो मंत्री हैं वो जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को लेकर जा रहे हैं और वहां से जो जनता का फीडबैक मिलेगा वो वापस सरकार को और संगठन को लाकर देने का काम करेंगे। तो एक जो चेन चलती है भारतीय जनता पार्टी का, लगातार जो संपर्क अभियान चलता है, चाहे वो आशीर्वाद यात्रा के तौर पर हो या अलग अलग माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी के लगातार कार्यक्रम चलते हैं उनके माध्यम से हो, इसमें कुछ नवाचार नहीं है, लगातार चलने वाली चीज है। मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे तो लगभग 14 जिलों में और 16 लोकसभा क्षेत्रों में ये तीनों जो सांसद हैं, चाहे एसपीएस बघेल जी हो, चाहे सिंधिया जी हो या वीरेंद्र खटीक जी हो, वो तीनों पहुंचेंगे और इनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रकोष्ठ जो हैं, जो मोर्चे हैं, वो और उनके कार्यकर्ता भी लगातार पहुंच के संपर्क करने का काम करेंगे। तो ये आप देखिए कि लगातार जो संपर्क करने की प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे अपने कार्यकर्ताओं से चाहे जनता से, ये निरंतर चलती है, इसमें कभी कोई ब्रेकडाउन नहीं आता है।
इस आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस का क्या वर्जन है कविता जी, क्योंकि ये जिस टाइम पर हो रही टाइमिंग पर भी सवाल उठाए गए। जब कोरोना की थर्ड वेव आने की सूचना है, जैसा कि डॉक्टर्स और तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, उस टाइम आशीर्वाद यात्रा का क्या मायना है मेरी समझ के परे है। जनता ने 2018 में कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया था और लूट के बनी एक सरकार है। और जनता, अभी नरेंद्र तोमर इनके मंत्री महोदय गए थे जब बाढ़ पीड़ितों को देखने, तो कोई जूते, कोई मिट्टी, कोई चप्पल फेंक फेंक के इनको आशीर्वाद दे रहे थे। इतने से भी यदि इनको नहीं समझ में आ रही तो भगवान ही इनकी रक्षा करे। जब जनता को इनकी आवश्यकता थी तब ये और इनका आशीर्वाद दोनों गायब था। याद कीजिए, कोविड काल में लाखों लोग मारे गए, ऑक्सीजन की कमी से मारे गए, पैदल चल चल के मर गए, भूख से मर गए। और आज इस टाइम में जब पेट्रोल 116 रुपया है लीटर और डीजल भी शतायु पार कर चुका, उस पर ये कतई बात नहीं करते। और इस साल मध्य प्रदेश की महिलाओं ने अचार नहीं डाला क्योंकि सरसों का तेल लगभग 200 रुपया लीटर है। तब इनको आशीर्वाद लेने की याद नहीं आई। इनको 24 घंटा, जैसा मीना जी अभी कह रही थी कि हम तो जीवंत संगठन। हाँ, जब जनता को जरूरत होती है तब आप गायब रहते हैं, जब आपको जरूरत होती है तब आप जनता के साथ खूब दिखाई देते हैं। ये नौटंकी बंद कर दीजिए भाजपाइयों। जनता जवाब देना जान गई है। आज किसान जब 6 महीना से वहां पे दिल्ली पे बैठे हुए हैं, बगल में 2 किलोमीटर के अंदर मोदी जी का घर है, प्रधानमंत्री आवास है, वहां जाके आशीर्वाद लेने की आपकी हिम्मत नहीं है। लाल किले में 15 अगस्त का जो कार्यक्रम था उसको आपने बंकर बनाया था, यही आशीर्वाद है। हिम्मत क्यों नहीं है कि सामने खड़े होके जिस तरीके से 2014 में जब आप प्रधानमंत्री बने थे तो भाषण देते, आखिर आपको बंकर में छुपने की क्या जरूरत पड़ गई? किससे डर है? जिस देश के आप प्रधानमंत्री, चलिए, जनता से आप बने हो जी। कविता जी आपने जो बात कही, जनता बेहतर समझती है। दोनों पक्षों ने अपने पक्ष रखे हैं। अभी आशीर्वाद किस तौर पर मिलता है और कब तक दिखता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेताओं को बड़ी नसीहत दी है। कहा है कि नेता हवाला घोटाला न करें, जनता के लिए कर्मठता से काम करते रहें। पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा की किताब विमोचन के मौके पर सीएम ने ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हुए कहा, सबको समाज देश के प्रति ईमानदार और जिम्मेदार रहना चाहिए। सीएम ने कहा, देश के लिए जीने का आज मतलब क्या है? जो काम आज आपकी तरफ भगवान ने किया हो या देश ने दिया हो, उसे मेहनत, ईमानदारी, लगन से करें। आज यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। शिक्षक ठीक से पढ़ाए, डॉक्टर ठीक से इलाज करे, इंजीनियर पुल पुलिया सड़क बनाए, लेकिन सीमेंट की जगह रेता ज्यादा नहीं मिलाए। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ईमानदारी से काम को अंजाम दे। नेता हवाला घोटाला और बेईमानी न करे, कर्मठता से जनता की सेवा करे। यही देश के लिए जीना है। भोपाल के रविंद्र भवन में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा की किताब आजादी बनाम फांसी अथवा काला पानी, इस पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान रघुनंदन शर्मा ने मुख्यमंत्री से मांग की कि देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले क्रांतिकारियों के जीवन पर लिखी गई किताबें स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए ताकि बच्चे क्रांतिकारियों के बारे में जान पाएं। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि हम लोग चिंतित हैं कि आज के इस दौर में मोबाइल एक ऐसा यंत्र बन चुका है जिसमें सीखने के बजाय बिगड़ने के आसार बढ़ गए। जिस तरह पॉर्न फिल्में, अलग अलग तरह की चीज़ें छोटे से स्मार्टफोन में हैं, वो पीढ़ी को दिग्भ्रमित कर रही हैं, युवाओं को भटका रही हैं और ऐसे वक्त में देशभक्ति के साहित्य की आवश्यकता है। मेरी लिखी हुई पुस्तक ही नहीं, क्रांतिकारियों के बारे में जिसने भी लिखा हो, श्रेष्ठतम पुस्तकें हर घर में जाना चाहिए। हर किशोर, हर युवा, हर विद्यालय के विद्यार्थियों के हाथ में इस अमृत महोत्सव पर्व के अवसर पर उनके हाथ में क्रांतिकारियों का जीवन चरित्र पहुंचे। हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी माँ बापों ने पाला था बड़े दुख सहकर। लेकिन दूसरे क्षण ही कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी को लेकर
पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का बयान आया। उन्होंने कहा कि इस कविता की हर पंक्ति तथ्यपरक है। ये बयान सिंधिया के संदर्भ में लिखी गई पंक्तियों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में आया। आज रविंद्र भवन में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सुभद्रा कुमारी चौहान का स्मरण किया गया, जिसमें संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर शामिल हुई। ऐतिहासिक घटना यदि गलत पढ़ाई जाए तो ये उन क्रांतिकारियों के प्रति अपमान होगा। हम जो भी त्रुटियां हैं उन सबको आमूल चूल परिवर्तन करके एक सच्चा इतिहास पीढ़ी के सामने। सुभद्रा जी ने जो कविता लिखी उनने तथ्य प्रमाणों के आधार पर लिखी, वो उनके मनोभाव थे, उसको कोई आप और हम क्या चैलेंज करें। जबलपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। जबलपुर से रायपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 30 के निर्माण और मेंटेनेंस में मानकों की धज्जियां उड़ा रही ठेका कंपनी पर सख्ती बरती गई। MPRDC यानी मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ठेका कंपनी GDCL का भुगतान तब तक रोकने की बात कही जब तक वो तय स्टैंडर्ड के हिसाब से हाईवे का निर्माण पूरा नहीं करते। IBC 24 ने हाल ही में खुलासा किया था कि नेशनल हाईवे के निर्माण और उसके मेंटेनेंस के मानकों की अनदेखी की जा रही है। निर्माणाधीन हाईवे में सीमेंट कंक्रीट की सड़कें अभी से टूटने लगी, जिनमें सीमेंट कंक्रीट के पैनल बदलने के बजाय उन्हें डामर से ढका जा रहा है। IBC 24 पर खबर दिखाने के बाद MPRDC के डिविजनल मैनेजर RP सिंह ने कहा कि ठेका कंपनी GDCL को हाईवे निर्माण के लिए तय 250 करोड़ में से 180 करोड़ भुगतान कर चुकी है। बाकी भुगतान तब तक रोका जाएगा जब तक कंपनी तय मानकों के मुताबिक रोड का मेंटेनेंस नहीं करती। भारत सरकार मिनिस्ट्री MORTH की स्पेसिफिकेशन के अनुसार जो भी स्पेसिफिकेशन बोलता है उसी के अनुसार इनमें सुधार कार्य किया जाएगा। नहीं तो अगर ये सुधार कार्य नहीं करते तो हमने पर्याप्त पैसा इनका रोका हुआ है और उसको हम किसी दूसरी एजेंसी से भी करा सकते हैं, या जैसा हमको ऊपर से निर्देश होंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई। ग्वालियर में सुपर हाइड्रोलिक क्रेन हादसे में एक और खुलासा हुआ। घटना के समय क्रेन को विशेषज्ञ ड्राइवर नहीं बल्कि टैंकर में लगने वाले ट्रैक्टर का चालक चला रहा था। क्रेन को चलाने और खड़ी करने का उसको कोई अनुभव नहीं था। यहाँ तक कि ट्रॉली में चढ़ने वाले ट्रेंड नहीं थे। ट्रैक्टर चालक क्रेन के हाइड्रोलिक जैक को ढंग से कस नहीं पाए और वजन बढ़ने पर क्रेन उखड़ गई। हादसे में 3 नगर निगम कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मामले में निगम के प्रभारी फायर ऑफिसर उमंग प्रधान, ट्रैक्टर चालक धर्मेंद्र वर्मा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। ड्राइवर को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पूरी घटना को लेकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए जाए। उसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। ड्राइवर था क्रेन का और दूसरा नगर निगम के सहायक जो अग्निशमन अधिकारी होते हैं, असिस्टेंट फायर ऑफिसर, उनके विरुद्ध कायम किया गया। एक मजिस्ट्रियल जांच भी आदेशित हुई है। वो मजिस्ट्रियल जांच दी गई है जो कि आज से प्रारंभ हो जाएगी और बहुत ही उच्च स्तर की जांच होती है। मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का घोषणा की गई थी, तो उनमें से राजौरिया का उनके खाते में पहुंचा दी थी राशि। बाकी 2 कर्मचारियों की राशि उनके बैंक में उनके खाते नहीं थे, इनकी पत्नी के, तो आज हमने डिमांड ड्राफ्ट बना दिया है। ग्वालियर में एक व्यापारी ने 12 साल की लड़की को गोद लिया और फिर घर पहुंचते ही उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी। किसी तरह लड़की ने उस दरिंदे के साथ 3 दिन गुजारे, मगर जब हदें पार होने लगी तो बालिका गृह अपने मैडम को फोन किया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक गोल पहाड़िया निवासी सराफा कारोबारी की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। लिहाजा उन्होंने विनयनगर स्थित बालिका गृह की 12 साल की एक लड़की को 5 अगस्त को गोद लिया। घर पहुंचने के बाद आरोपी ने लड़की के साथ अश्लील हरकतें की। 2 दिन बाद आरोपी ने फिर से वही हरकतें की। लड़की के विरोध करने पर धमकाया। लड़की ने बालिका गृह के मैडम को बताया। पीड़ित लड़की की शिकायत पर जनकगंज थाने में व्यापारी दंपति के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। 5 तारीख को भेजी गई थी और वहाँ उसके साथ छेड़खानी हुई, तो उसके द्वारा वहाँ पर शिकायत की गई थी। उस पर से वो जिला एवं बाल विकास अधिकारी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात महिला पुलिस अधिकारी को भेजकर FIR दर्ज की गई। सावन महीने के आखिरी सोमवार को उज्जैन में भगवान महाकाल की सवारी निकली, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी रामघाट पर बाबा महाकाल की पालकी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। मीडिया से बातचीत में कहा, बाबा महाकाल के दर्शन करके बहुत आनंद आया।
महाकाल की शरण में आने के बाद सारी दुनिया भूल जाते हैं। इसके पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी भगवान महाकाल के दर्शन किए, देश प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।